गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 28 मई 2021 है, दिन है फ्राइडे। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर साल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, सिविल सर्विसेज के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द डिस्कशन। आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। स्मार्ट कोर्स की सारी डिटेल्स, स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स जो कवर किए गए हैं, इफ़ यू वांट टू चेक आउट डेमो वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें एंड गो थ्रू इट। लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सेकेंड वेव ने कितनी तबाही मचाई है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, इजंट इट। सेकेंड वेव में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी जगहों पर सरकार फेल हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। मैं सरकार एज ए सिस्टम, एज ए मशीन की बात कर रहा हूँ कि पूरी सिस्टम जो है वो बहुत सारी जगहों पर, पे अटेंशन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह पर, आई एम सेइंग कि बहुत सारी जगहों पर सरकार जो है वो डेफिनेटली फेल हुई है। और ब्यूरोक्रेसी जो है उसके सिस्टम के बारे में पिछले लेट्स से 15 दिनों में हमने एटलीस्ट 2-3 बार तो मिनिमम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बारे में भी बात की है कि कैसे एक बहुत ही स्लो सिस्टम है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो रहता है। और आज के जो प्रॉब्लम है उसका डिसीजन लेने के लिए 15-20 दिन या फिर कई बार 2-3 महीने या फिर कई ऐसे भी केसेस हैं जिसमें आपको 1 साल, 10 साल, 5 साल जितना वक्त लग गया है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है इसकी ख़ास बात यह है कि एक बहुत बड़ी सिस्टम है लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इनोवेशन जो है उसकी भी उतनी कोई ख़ास जगह नहीं है। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ के आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने को मिलता है। तो कुछ कॉन्स की बात करें तो ये सारे कुछ कॉन्स हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट हुई और ज़्यादा विजिबल हुई ड्यूरिंग दिस सेकेंड वेव। नाउ even more damning was the reminder of how this system fails us daily to deliver basic public goods, that is justice, health, education, water, electricity, etc. ये सारी चीज़ें, फॉरगेट अबाउट कोविड-19 पेंडेमिक, आप सिस्टम को देखें। जस्टिस, क्या ये हर एक के लिए एक्सेसिबल है? कितने साल लग जाते हैं अगर आप कोई केस फाइल करते हैं? इट विल टेक एजेस, राइट? तारीख पे तारीख वाला जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। देन कम्स हेल्थ। कोविड-19 में हमें पता चला कि हमारी हेल्थ सिस्टम जो है, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो पूरा सेटअप है वो कितना आउटडेटेड है। एजुकेशन, क्यों आज भी हम अच्छी स्कूल्स जो हैं वो हम कहते हैं कि अच्छी स्कूल में हमारे बच्चों को एडमिशन मिल जाए, तो ये अच्छी स्कूल में हम ऐसा नहीं करते कि इस गवर्नमेंट स्कूल में लेंगे या उस गवर्नमेंट स्कूल में। वी ऑलवेज आर कंसर्न अबाउट कि हमें कौन सी जो बेस्ट प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे सिटी में, वहाँ पर बच्चों को। इसीलिए आपको देखने को भी मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटे टाउन से बड़े टाउन में इसलिए शिफ्ट होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यंग पेरेंट्स, 30-35 इस एज ग्रुप के जो पेरेंट्स होते हैं, दे शिफ्ट टू बिगर सिटीज़। वो बड़े शहरों में माइग्रेट होते हैं। उनके परिवार के लोग जो हैं, मदर फादर, वो सारे गांव में रहते हैं या फिर छोटे टाउन में रहते हैं। लेकिन ये लोग सिटी में इसलिए शिफ्ट हुए हैं कि एक तो एजुकेशन है, बच्चों का एजुकेशन, कि भाई बच्चों को स्केटिंग, स्विमिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें और एक्सपोजर मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट स्कूल्स तो गांव में भी हैं लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती हैं। दिस आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स। वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, आज भी हमारे देश में
इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स तो हर गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज भी हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। और आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वी ऑल्सो नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये भी हर जगह पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की एक लंबे टाइम से खामी रही है। अब कोविड जो है वो एक दिन डेफिनेटली चला जाएगा, होपफुली इट विल गो, लेकिन ये जो हमारी रोज़ की जो एक स्ट्रगल है हमारा रोज़ का, ये डे टू डे मिजरी जो है, कई जगहों पर पानी नहीं है, कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कई जगह पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। आज भी बहुत सारे गांव के बच्चे जो हैं वो चलकर 3, 4, 5, 10 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती हैं। तो व्हाट वी नीड इज़ ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो रॉटन इंस्टीट्यूशन है, उसको हमें चेंज करना होगा। बजट में, लास्ट जो बजट था उस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को जोर देने की बात बताई थी। और जो बाइडन साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी में ब्रेक्स लगी हैं, तो इन ब्रेक्स के ऊपर से पैर हटाकर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसका जो पेडल है उसके ऊपर जब हम अपना पैर रखेंगे और ज़ोर से पैर रखेंगे, तो ये जो हमारी इकोनॉमी की गाड़ी है वो धीरे धीरे पिकअप पकड़ने लगेगी। एज वी ऑल नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कितनी सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। अगर कहीं पर बिल्डिंग बन रही है तो नज़दीक का जो पेट्रोल पंप है वो भी अपना उनका सेल्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा वहाँ पर जाएंगे, पेट्रोल फिलअप करेंगे, डीजल फिलअप करेंगे और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर आएंगे और ड्रॉप करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। कितने सारे मज़दूरों को काम मिलेगा, फिर डिज़ाइनर्स को, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्चर्स और न जाने कितने सारे लोगों को। और फिर उन फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा ट्रक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, तो स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिनेटली ये बूस्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होगा। व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें इसको एक इफ़ेक्टिव तरीके से या फिर एक सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। एज यू ऑल नो कि गवर्नमेंट के जब रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट हैं या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें किकबैक्स होते हैं, यानी कि उसमें मिलावट, करप्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हमारे कितने सारे शहरों में रोड्स भी हैं, पाइप्स भी हैं, वायर्स भी हैं, बसेस भी हैं, लेकिन क्या बसेस जो हैं वो एक इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाई है? इलेक्ट्रिसिटी के खंभे तो हर गांव तक पहुंच गए हैं क्या, लेकिन क्या 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है? पानी के पाइप्स भी हमारे घर तक पहुंचते हैं, लेकिन क्या 24/7 पानी अवेलेबल है? तो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों के आंसर्स हैं नो। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू मेक दिस होल सिस्टम, ये पूरी सिस्टम जो है उसको और ज़्यादा अकाउंटेबल, ऑटोनोमियस और क्रेडिट वर्दी बनाना होगा। और ऐसा किया शिमला ने। शिमला जो है ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आई एम श्योर वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। अब शिमला में ये हुआ, कुछ सालों पहले की बात है, कि शिमला में पानी के प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो गई। आप नहा रहे हैं या फिर बर्तन साफ़ कर रहे हैं और पानी जो है वो चला गया, फिर आपको टैंकर मंगवाना पड़ेगा। और फिर ऐसा होने लगा कि टैंकर्स किसी एरिया में जाते थे तो लोग उसको रोक कर वहाँ से उस टैंकर में से पानी भर लेते थे। और ऐसी सिचुएशन हो गई कि रायोट लाइक सिचुएशन हो गई। पानी के लिए लोग जो है वो झगड़ा करने लगे थे और बहुत सारे क्राइम्स रिपोर्ट किए गए बिकॉज ऑफ वाटर। पानी की चोरी हो रही थी। ये सारे इश्यूज जो हैं वो इस हिल स्टेशन में हमें देखने को मिले। और फिर वहाँ पर जॉन्डिस एपिडेमिक ब्रेकआउट हुआ और ये सारी चीज़ों की वजह से टूरिस्ट जो हैं वो शिमला जाना बंद कर दिया। बिजनेसेस जो हैं वो अपने घुटनों पर आ गए और शिमला जो एक हरा भरा टाउन था वो एक घोस्ट टाउन हो गया। खाली सड़कें आपको शिमला में देखने को मिली थी। ऐसी सिचुएशन 2017-18 में हमें शिमला ने विटनेस की। फिर वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक ऑटोनोमियस यूटिलिटी कंपनी जो हैं
उसको पानी और वहाँ की जो गटर सिस्टम है उसको मैनेज करने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, वो एक ऑटोनोमियस यूटिलिटी कंपनी को दे दिया। पुराने जो पाइप्स थे उनको अपग्रेड किए गए। इसके साथ साथ अगर आपके घर में पानी आ रहा है तो यू विल पे एज यू गो, या फिर जो आप पानी का पैसा पे करेंगे। अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो आपके घर पे एक मीटर होगा, ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पैसे देने हैं, कम पानी यूज़ करेंगे तो कम पैसे। तो इस प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वी डोंट कीप आवर एसी, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ों को ऑन रख के नहीं जाते हैं, हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। तो सेम चीज़ पानी के साथ की, तो लोगों ने इसका सही इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी। दूसरी चीज़, जो गरीब लोग थे उनको भी पानी प्रोवाइड किया। फिर लोगों को अवेयर किया, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की कि पानी को बचाइए और पानी के बिल को कैसे कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में इस ऑटोनोमियस यूटिलिटी कंपनी ने लोगों को एजुकेट किया। सेम टाइम गटर सिस्टम को भी अच्छी तरीके से जितना पानी हो सकता था उसको रिसाइकल किया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद, शिमला जो एक ऐसा शहर था जिसमें पानी की बहुत बड़ी अछत थी, ऐसा शहर जो है उसमें 24/7 कंटिन्यूस पानी जो है वो अवेलेबल होने लगा। तो ये बदलाव जो है वो एक ऑटोनोमियस कंपनी ने किया। तो यही चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं हमारी दूसरी ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ। द सीक्रेट ऑफ शिमला सक्सेस वॉज ए ड्रामेटिक चेंज इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में बदलाव किया और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ ही टाइम के अंदर हमें देखने को मिलने लगे। यहाँ पर एक सीईओ को बनाया गया, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनको इतने पावर्स दिए कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर जो हैं उसमें आकर उनको काम नहीं करना है। उनको जो सही लगता है, उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको फुलफिल करना है। पॉलिटिशियंस आकर कहेंगे कि भाई हमें फ्री में गरीबों को पानी देना है, फ्री में लोगों को पानी देना है, तो ये सीईओ जो है वो रिजेक्ट कर देते थे कि भाई ऐसा नहीं है, जिस सिस्टम से हम चल रहे हैं वही सिस्टम होगी। यही चीज़ें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स, हाईवेज, हेल्थ केयर के साथ भी करें, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पीपीपी हो, अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें, ऐसे लोगों को हायर करें जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से प्रोटेक्टेड हों, एक फायरवॉल हो कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी मनमानी उनके ऊपर ना कर पाएँ, तो हम ऐसे ही रिजल्ट्स हमारे दूसरे शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में ला सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का मंत्र ये होना चाहिए कि डोंट फिक्स द पाइप्स, फिक्स द इंस्टीट्यूशंस दैट विल फिक्स द पाइप। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि पाइप्स को आप फिक्स करने के लिए पैसे मत दीजिए, आप उन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाइए जो इस पूरी सिस्टम को हैंडल करेंगे, जिसमें पाइप को बदलाना जो है, पाइप को बदलना या फिर पाइप में नए पाइप्स इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें इस इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होगा। और जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस देंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। जितना आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जितने अच्छे बदलाव होंगे आपके इंस्टीट्यूशन में, उतना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम हमें क्रिएट करने की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स इसमें ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतना इजीली इसको नहीं होने देंगे। फिर दूसरी तरफ कुछ और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यूनियंस। तो यूनियंस भी एक पावरफुल, क्योंकि यूनिटी में जो पावर है तो ज़्यादा लोग इस यूनियन के पार्ट होंगे तो दे विल ऑल्सो रेजिस्ट, वो प्रोटेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन अगर ऐसे सभी लोगों को ऑन बोर्ड लाकर कंसल्टेशन से अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं, राइट, नए वर्क एथिक के साथ नए लोगों को हायर करें, जो पुराने लोग हैं उनको ट्रेन करें, जो ट्रेन नहीं हो सकते उनको एग्जिट डोर दिखा दें, ऐसे कुछ स्टेप्स अगर हम लेंगे तो यस वी कैन क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम। 24/7 वाटर और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इंटरनेट और दूसरी चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के टाइम पर हमने ये देखा कि लोगों को पार्टिसिपेट करवाना, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स यानी कि वे सारे लोग जो फॉर एग्जांपल खेती बाड़ी की बात करें तो फार्मर्स जो हैं, फिर फार्मर यूनियंस और ये सारे लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं इसके। तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाकर हमें एक नया प्लान बनाना चाहिए, और जो शिमला ने किया वो हम हर एक शहर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फाइंड करके हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो
दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे. आई एम श्योर आपको काफ़ी सारी नई बातें इसमें सीखने को मिली होगी. नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू न्यूज़ आइटम्स. उसके बाद कुछ 3 आर्टिकल्स हैं, उनको भी देखेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल का दायरा करेंगे, और साइक्लोन व्यास की वजह से जो तबाही हुई है तो उसका एक रिव्यू किया जाएगा. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एक डिजिटल हेल्थ टेक रेवोल्यूशन और इनोवेशन और दूसरी सर्विसेज जो है वो सिटीजन्स के लिए लाएगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है. फिर कल एक जीएसटी की 43rd जीएसटी काउंसिल की एक 43rd मीटिंग होने वाली है. और कोविड की बात करें तो इंडिया बिकम्स सेकंड कंट्री आफ्टर यूएस टू एडमिनिस्टर ओवर 20 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस. भारत ने 20 करोड़ का ये जो मार्क है वो क्रॉस किया है. हमारे आगे हैं यूएसए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लगभग 22 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन इश्यू की है. जो एल्डरली लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन्स हैं, दिव्यांग जो हैं, तो उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर जो नज़दीक का वैक्सीनेशन सेंटर है उसको लेकर एक गाइडलाइंस इश्यू की है. हाईएस्ट सिंगल डे लोड ऑफ 1195 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीफ डिलीवर्ड बाय ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस. गवर्नमेंट ने ट्विटर का ये क्लेम रिजेक्ट किया है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रही है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो हैं, ऑफ कोर्स ये न्यूज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई थिंक ये रिपीट हो गया है यहाँ पर. 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कल होने. एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और अल्कोहल इसका पार्ट नहीं है तो क्या इसका पार्ट बनाना चाहिए. फिर कॉम्पनसेशन के बारे में बात की थी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तो वो यही होगी कि क्या ये 14% जो 5 इयर्स के लिए देने की बात थी तो क्या इसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं. इसके ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा तो वी हैव टू वेट एंड वॉच अबाउट इट. ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 166 करोड़ की इमूवेबल एसेट जो हैं ये वेरोन ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके प्रमोटर्स की जो हैं वो अटैच की है, सीज की है. और ब्रिक्स के बारे में बात करें तो वर्किंग ग्रुप मेंबर्स सजेस्ट फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज. ब्रिक्स कंट्रीज को मिलकर रिसर्च में कोलैबोरेट करना चाहिए. और 13 जून से एजुकेशन मिनिस्टर का कहना यह है, बांग्लादेश के एजुकेशन मिनिस्टर का कहना यह है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया जाएगा. जेक सुलिवान ने यह कहा है कि यूएस से अफ़गानिस्तान की सरकार और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ मिलकर काम करेगी. फिर ये तियानमेन विजिल जो है उसको इस साल भी बंद रखा जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. मैरी कॉम हमारे भारत की आन बान और शान, राइट, ये बॉक्सर जो हैं वो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के फाइनल्स में एंटर हो चुकी हैं. और जापानीज़ डॉक्टर का कहना यह है कि टोक्यो गेम्स की वजह से एक नया वेरिएंट आ सकता है, राइट, ओलंपिक कोरोना वायरस वेरिएंट. तो ये एक वार्निंग दी है. लेट्स मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स. इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स, हेट स्पीच, बुली, ऑनलाइन बुली, हेट स्पीच. मैंने कई बार कहा है कि सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई ये सोचता है कि वो एक राइटर हैं और वो कुछ भी लिख देते हैं. मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम जब छोटे थे हमारी स्कूल्स में बहुत सारे इंग्लिश में या फिर हिंदी सब्जेक्ट में और दूसरी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, जो भी लैंग्वेजेस के जो क्लासेस होते थे हमारे स्कूल में, तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ आती थी, राइट, मॉरल साइंस के साथ जुड़ी हुई स्टोरीज़. और उसमें हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको ये एक अच्छी बात भी है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज वेल, अगर आपको किसी की प्रशंसा करनी है, तारीफ़ करनी है, तो वो आप हर किसी के सामने करें, पब्लिक में करें. इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट समवन, किसी ने अच्छा काम किया है तो पूरी टीम के सामने कहिए कि भाई ये जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये काम उन्होंने किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इससे ये फ़ायदा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और अगर किसी ने कोई गलत चीज़ की है या फिर आप उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है और आप उसको एक एडवाइस देना चाहते हैं या फिर उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इस मिस्टेक के बारे में सोचें, ये एक्सेट्रा, तो ये चीज़ प्राइवेट में होनी चाहिए, इज़न्ट इट. आप किसी के बारे में बुरा भला जो है बुरा
कहेंगे, आपके स्टाफ ने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने चैम्बर में बुलाइए और कहिए उनको। वहाँ पर चैम्बर में अगर आप चाहें तो उनके साथ एक फर्म टोन में बात कर सकते हैं, फर्म टोन। अगेन, मैनेजमेंट की बात करें तो किसी का इंसल्ट करना जो है दैट इज़ नॉट गुड। ये मैनर्स भी अच्छा नहीं है और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके किसी स्टाफ ने कोई गलती की है तो दो चीज़ें, आप उनको अभद्र भाषा का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, ये सारी वीकनेसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप लीडर हैं तो आप किसी को कुछ भी कहेंगे, नो। कहने का एक तरीका होता है, उस व्यक्ति को रियलाइज भी होना चाहिए कि उसने मिस्टेक की है और उस मिस्टेक को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए, ये भी सजेशंस आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट शुड बी। और अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, अभी मैं कुछ टाइम पहले रतन टाटा का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक गुजराती न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल प्रिंट हुआ था, तो आई वाज गोइंग थ्रू इट। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो विनम्रता है, कैसे विनम्रता जो है वो आपकी सबसे बड़ी एक ताकत बन सकती है, और विनम्रता से आप कितने सारे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ काम करते हैं। Isn't it? We will work with people. टेक्नोलॉजी, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं बट यू आर स्टिल वर्किंग विद पीपल। आप जो भी कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे किसी ना किसी व्यक्ति को उसका फ़ायदा हो रहा है। और आपके नेक्स्ट बाजू में कोई बैठा है, आपके ऊपर है, कोई नीचे है, राइट, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, तो यू विल डील विद पीपल। तो पीपल के साथ डील करने की जो स्किल्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सोशल मीडिया में ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, राइट। ट्रस्ट मी, क्योंकि ये यूट्यूब की हमारी चैनल है तो आई लुक आफ्टर इट, तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों की ऐसी कमेंट्स होती हैं, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई एम श्योर आप भी देखते होंगे। तो ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये ट्रोलिंग वाली चीज़, दिस इज़ अ न्यू थिंग कॉल्ड ट्रोलिंग। ये ऐसे लोग हैं जो अकेले अंधेरे में अकेले चल भी नहीं सकते, और ऑनलाइन वो ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं, आपको लगेगा कि ये कितने ब्रेव हैं, पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेव नहीं, दे आर वेरी रूड। फिर हेट स्पीचेस, ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन बुली, हेट स्पीच, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑफ कोर्स हमें इनको रोकना ही पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि आप किसी के ऊपर कितना साइकोलॉजिकल वायोलेंस करते हैं। शायद गांधी जी ने कहा था कि फिजिकल वायोलेंस जो है उससे कई ज़्यादा एक बड़ा गुनाह जो है दैट इज़ योर मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल वायोलेंस आप किसी के ऊपर करें। किसी को आप बुरे शब्द कह देते हैं तो वो व्यक्ति पूरा जीवन जो है वो चीज़ भूल नहीं पाता है। तो हेट स्पीच जो है वो डेफिनेटली एक अलग से हमें इसको ऑफेंस के तौर पर आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक एक्सपर्ट कमेटी थी, लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन दिए थे, और एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय टी.के. विश्वनाथन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि हमें हेट स्पीच के बारे में एक अलग से हमारे पास कानून होना चाहिए। तो सेक्शन 153C और 505A ऑफ इंडियन पिनल कोड, इनको डिज़ाइन किया जा रहा है। ये प्रपोज्ड 153C जो है ये टारगेट करेगा स्पीच के ऊपर। वो टारगेट स्पीच दैट ग्रेवली थ्रेटन्स एनी पर्सन और ग्रुप विथ इंटेंशन टू कॉज फियर और अलार्म, incite violence towards them, and prescribe a sentence of 2 years in prison and a fine. सेक्शन 153 जो है, आप किसी भी व्यक्ति को धमकी देते हैं, उनको डराते हैं, ऐसी कोई चीज़ करते हैं, या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ लोग वायोलेंस करें, ऐसी कोई चीज़ करते हैं, ऐसी कोई स्पीच देते हैं, राइट, तो फिर आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 505A है। 505 जो है उसमें यह है कि कोई भी स्पीच हो या फिर कोई राइटिंग में आपने कोई ऐसी बात कही जो किसी ग्रुप के लिए या फिर किसी एक नस्ल के लोग हों, या फिर कोई रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, कोई जेंडर हैं, राइट, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, जो भी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने कुछ ऐसा कहा तो आपके ऊपर 505 जो है वो लगाई जा सकती है। अब स्पीच जो है, स्पीच इज़ फ्री इन द सेंस कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ भी कहें और किसी को कुछ भी कह दें।
अगर आप किसी के खिलाफ कुछ कोई एविडेंस नहीं और आपने कुछ भी कह दिया किसी के व्यक्ति के बारे में, तो दैट इज़ नॉट राइट। उस व्यक्ति की जो एक इमेज है वो बर्बाद हो सकती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर यह भी बात बताई गई है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर आप, ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच और ये ऑनलाइन बुली में ऐसा नहीं है कि किसी ने गाली ही लिखी है या फिर डिफेम किया है या फिर वायलेंस की बात। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ने पर या फिर सुनने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक प्रकार का टॉन्ट है या फिर एक प्रकार का उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बात कही है जिससे उन्होंने किसी को रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया या फिर जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, नेशनलिटी, इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर किसी के बारे में कुछ कहा, तो वे सारी चीज़ें भी इसमें कवर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ जो है, इसने कुछ क्रिटिसिज्म भी अट्रैक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ लॉयर्स और एक्टिविस्ट का कहना यह है कि बहुत ही हड़बड़ी में इस कमेटी को बनाया गया और ये कमेटी जो है वो बहुत ही हड़बड़ी, बहुत ही फास्ट जो है इस कमेटी ने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं, जो पॉइंट्स अभी प्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगी ये कमेटी। लेकिन स्टेक होल्डर्स का कहना यह है कि उन्होंने हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया, इट वाज नॉट दैट मच इंक्लूसिव, बहुत सारे लोगों को इसमें ऑन बोर्ड लाने की आवश्यकता थी। तो अगर ये क्रिटिसिज्म आ रहा है तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये कमेटी जो है इसमें और ज़्यादा लोगों को ऐड किया जाए। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66A के साथ हुई, ये चीज़ हम रिपीट देखना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन थी इसमें सेक्शन 66A में। तो सेम चीज़ हेट स्पीच के साथ ना हो, फिर ऐसा ना हो कि हेट स्पीच का आप लॉ लेकर आए और फिर सरकार जो है वो किसी भी चीज़ को आप सरकार के बारे में कुछ लॉजिकली बुरी बात कहेंगे कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं थी, ये स्कीम ये फेल है, इसमें ये है वो है, तो फिर वो हेट स्पीच में इंक्लूड ना हो जाए। तो ये चीज़ का भी ध्यान रख, तो प्रॉपर इसका फॉर्मुलेशन होना चाहिए, कोई भी ऐसे वेग टर्म्स ना हो, राइट, ओवरबोर्ड टर्म्स ना हो, स्पेसिफिक, इट शुड बी रोबस्ट, इट शुड बी प्रिसाइज कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है। वेदरिंग स्टॉर्म्स, साइक्लोन ताउते और साइक्लोन यास, अब एक के बाद एक, ऊपर से कोविड की लहर तो चल ही रही है, ऊपर से हमें ये चीज़ देखने को मिली। ऑफ कोर्स हमारे पास अब आजकल टेक्नोलॉजी है, पहले से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तो इस वजह से हम बहुत सारे लोगों को शिफ्ट किया और इससे बहुत सारे लोगों की जान जो है वो हम बचा पाए। कुछ नुकसान भी हुआ है जान और कुछ लोगों की जान चली गई है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर ये चीज़ हम इवैक्यूएशन नहीं करते तो जस्ट इमेजिन कि कितने सारे लोगों की, लाखों लोगों की जान चली जा सकती थी। लेकिन हज़ारों लोगों के घर और प्रॉपर्टी जो है वो बर्बाद हो गए हैं। और ये बे ऑफ बंगाल के बारे में, अरेबियन सी के बारे में भी ये कहा जाता है कि अब इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो और ज़्यादा इस प्रकार के साइक्लोन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते रहेंगे। द वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया था 2020 में, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट ने यह कहा कि जो 2020 ये जो साइक्लोन अम्फान है, इस अम्फान ने बे ऑफ बंगाल में ये पैदा हुआ और बंगाल को इसमें लैंड हुआ था और $14 बिलियन का नुकसान हुआ इस एक साइक्लोन की वजह से। जस्ट इमेजिन, $14 बिलियन, इतने पैसे अगर हम डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं वेस्ट बंगाल के, तो जस्ट इमेजिन के वेस्ट बंगाल कैसा बन जाता। और दूसरी चीज़ है कि जब भी रिलीफ मेजर्स जो हैं वो अनाउंस किए जाते हैं तो इसमें हमें थोड़ा करप्शन भी देखने, थोड़ा नहीं लेकिन डेफिनेटली करप्शन भी देखने को मिलता है, जो मदद है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इंश्योर पीपल, एक सिस्टम क्रिएट की जाए। हर एक व्यक्ति का अब आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से उस व्यक्ति को, फैमिली को एक सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें, और उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनका एरियल सर्वे किया जा सकता है, ड्रोन से हम सर्वे कर सकते हैं, जीआई जियोग्राफिकल लोकेशंस उनके जो हैं वो उसमें ऐड करके उनका एक डेटा बनाया, और फ्यूचर में अगर ऐसी कोई तबाही होती है तो फिर हम उस डेटा का एक्सेस करके उस व्यक्ति को उतना कॉम्पनसेशन, उस परिवार को उतना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे सोशल इंश्योरेंस मॉडल की हमें आवश्यकता है। और जो भी नई चीज़ हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो वी हैव टू मेक श्योर इट शुड बी ग्रीन,
क्या हम ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि बहुत सारे मॉडल्स का इस्तेमाल करके वी कैन क्रिएट दो सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर इस प्रकार के साइक्लोन्स आते हैं तो किस प्रकार के घर की डिज़ाइन होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है, कैसा उसका शेप होना चाहिए, ताकि ऐसे जो साइक्लोन्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ को कम से कम नुकसान पहुंचाए. अरेस्ट द स्लाइड, दिस वन इज़ कमिंग फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. और उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया है कि सरकार को एक और रिलीफ पैकेज या फिर एक फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, जिससे हम ये जो लाइवलीहुड है, लोगों की जॉब्स बचा पाए और इकोनॉमी को और ज़्यादा स्लाइड होने में से रोक सकें. 1 फरवरी 2021-2022 का जो बजट था, तो इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया था कि ये कोविड का जो कहर है वो ख़त्म हो गया, लेकिन उनको क्या पता था कि 1 महीने के बाद ही सेकंड वेव की शुरुआत हमारे देश में हो जाएगी. और ये कहते हैं कि उस टाइम पर आपको याद होगा कि इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो होगी. देन सेकंड वेव आ गई और अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारी एजेंसीज ने अपना जो पहले कहते थे 12% या फिर 11%, अब वो कुछ 8%, 9% की बातें करने लगे हैं. और अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट जल्द से जल्द नहीं किया तो फिर ये ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है. अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि बिजनेसेस, नया बिजनेस, जो एक बिजनेसमैन है वो नई ब्रांच नहीं खोलेगा या फिर वो अपनी फैसिलिटीज़ को एक्सपांड नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर्स फ़िलहाल पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं. कस्टमर्स पैसे खर्च इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं हैं. तो ये विशियस साइकिल की शुरुआत हो जाएगी कि बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड कम है, तो फिर वो जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे. अब जॉब्स ज़्यादा नहीं होगी तो लोगों का परचेसिंग पावर कम होगा, बहुत सारे लोगों की जॉब्स ऑलरेडी चली गई है. तो ये सारी चीज़ों को एक ही चीज़ रोक सकती है, दैट इज़ गवर्नमेंट. तो ऐसे अगर हम स्टिमुलस पैकेज या फिर डायरेक्ट मॉनिटरी सपोर्ट लोगों को पहुंचाए, उनके पास अगर पैसे आएंगे तो वो कुछ खर्च करेंगे तो बिज़नेस को कुछ फ़ायदा होगा, तो फिर वो एक्सपांड होने के बारे में सोच सकते हैं. इसी के साथ साथ वी हैव टू प्रोवाइड वैक्सीनेट करना होगा लोगों को. और इसमें भी मैं वही चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन की कि हर एक क्षेत्र में या फिर ऐसे ही आपको पैसे नहीं देने हैं. आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी चीज़ में सरकार पैसे देना चाहती है तो इट हैज़ टू मेक श्योर कि वो पाइप बदलने वाली कंपनी को या फिर पाइप बदलने के लिए पैसे ना दे. राइट, इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स जो होने चाहिए, रिफॉर्म्स और पैसे दोनों एक साथ दें. रिफॉर्म्स किए हैं या फिर रिफॉर्म्स करने का अच्छा प्लान है तो फिर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या फिर उस डिपार्टमेंट को पैसे दें, तब जाकर लोगों को डायरेक्ट इसका फ़ायदा होगा. दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है. आज का ये नया प्रश्न है. एंड आई विल सी यू टुमारो. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.